नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। किसका गढ़ छत्तीसगढ़, लगातार चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी तमाम जद्दोजहद में लगी है। छत्तीसगढ़ की सत्ता में 15 साल तक काबिज रही बीजेपी वापसी के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि उम्मीदवार के नामों के ऐलान से पहले दोनों ही पार्टी बहुत ही सावधानी बरतने में लगी है। आपको 15 साल के रमन सरकार का कार्यकाल तो याद ही होगा। एक तरफ 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके बीजेपी कांग्रेस से इस मामले में बढ़त हासिल कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल परिवर्तन यात्रा पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के साथ आज दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक भी होनी है, जिसमें माना यह जा रहा है कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों में सिर्फ उन्हीं नेताओं को एक बार फिर मौका देगी, उन्हीं को टिकट देगी जो अपनी सीटों पर पूरे समय तक एक्टिव नजर आए, जीतने की जो ताकत रखते हैं। बीजेपी इस बार जीत के लिए लगातार दमखम लगा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना लाजमी है। इसीलिए बीजेपी किसी तरह का कोई वहां पर रिस्क नहीं लेना चाहती है और चुनावी धार देने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। आखिर ये सब कैसे, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। बीजेपी का उम्मीदवारों पर मंथन। 15 साल तक बीजेपी का गढ़ रहा छत्तीसगढ़। नो रिस्क के फॉर्मूले पर बीजेपी ने बनाई कई तरह की स्ट्रेटजी। परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस का तंज। विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस बीजेपी में जंग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी आलाकमान पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। दूसरी ओर 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर बीजेपी कांग्रेस से इस मामले में बढ़त हासिल कर चुकी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बीते मंगलवार को रात छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, बीएल संतोष, मनसुख मंडाविया और ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह के अलावा पार्टी के कई सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की रणनीति, भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के साथ कैंडिडेट के नामों को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव के लगभग 3 महीने पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस से भी जल्द ही सूची जारी होने की जानकारी आ रही है। सीएम भूपेश बघेल लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की परिवर्तन यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जब गृह मंत्री यात्रा के लिए दंतेवाड़ा आए तो वहां पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है, तो अपना दौरा ही स्थगित कर दिया। शुरुआत ही उनके जो परिवर्तन यात्रा जो निकाल रहे हैं, उसकी शुरुआत ही परिवर्तन खराब हो गया है ना, शुरुआत ही बेकार गया है, तो उसके बारे में आप क्या बोलें? भाई 27% आरक्षण देने के बाद पिछड़े वर्ग के लोग लगातार मांग कर रहे हैं। तो विधानसभा से हमने 32, 13, 27 और 4% के हिसाब से 76% हमने आरक्षण विधानसभा में पारित किया और अभी तक राजभवन में अटका हुआ है। फोटो लगा देने से क्या होता है, उनको लाभ मिल रहा है क्या, बल्कि उसका तो नुकसान होगा। भाई अमित शाह जी पहले आए थे, दुर्ग का कार्यक्रम उनका फ्लॉप रहा। उसके बाद आए जब आरोप पत्र लगाने तो हाल खाली था। आज जब वो दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा के लिए आए, उसको हरी झंडी दिखानी थी, वहाँ पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है, तो अपना दौरा ही स्थगित कर दिए। तो अमित शाह जी का अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं। चुनाव के पहले प्रत्याशियों के चयन पर माथापच्ची का दौर पहली बार देखा जा रहा है। दोनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही हैं। कहीं कोई चूक ना हो जाए, वहीं पाटन सीट छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस बार बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए उनके सांसद भतीजे
विजय बघेल को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अन्य सीटों पर उम्मीदवार के चुनाव के लिए बहुत सावधानी बरत रही है। इसके लिए पार्टी के सीनियर नेता बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ उनके हाथों से निकल न जाए और बहुमत से अपनी सरकार बनाए। हालांकि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक हुई, उससे अन्य सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जल्द जारी होने की चर्चाओं को बल मिला है। अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को देश में एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। प्रदेश के गठन के बाद यहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। हालांकि छत्तीसगढ़ के अगले 3 विधानसभा चुनाव में रमन सिंह की अगुवाई में बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन 2018 में सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की अगुवाई में 15 साल बाद कांग्रेस ने प्रदेश की सियासत में वापसी की। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत मिली थी। 3 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सियासत में हावी रहने वाली रमन सिंह की अगुवाई वाली बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में वापसी करने के लिए बीजेपी आलाकमान एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए आखिर किसका गढ़ छत्तीसगढ़, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सुशीला शर्मा रेजिडेंट एडिटर हैं, अनिल पुसतकर स्टेट हेड हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, भावना बोहरा प्रदेश महामंत्री बीजेपी की, नितिन भंसाली प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के, और साथ में हमारी सहयोगी प्रीति चौहान भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले सुनील जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने इन चुनावों को सर बहुत करीब से देखा है। सन 2018 दिसंबर की वो सर्द रात जब 15 सालों के बाद कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी लेकर आई कि कांग्रेस ने सत्ता में वापसी कर लिया है। लेकिन सत्ता बचाना एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि कई ऐसी चुनौतियां जो मुंह बाए खड़ी हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भूपेश बघेल का जो खेल है, जो उन्होंने योजनाओं के जरिए किया है, जो उन्होंने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है, वो उनका एक ऐसा कार्य था जो उन्होंने असल में सत्ता में आते ही शुरू कर दिया था। 15 साल के बाद जब कांग्रेस को सत्ता मिली तो उन्होंने इस प्रकार से खेल खेलना शुरू किया, इस प्रकार से काम करना शुरू किया, जिससे कि बीजेपी को आगे जाकर दिक्कत महसूस हो, समस्याएं महसूस हो। और वो चीज आपको नजर आ रही होगी सागर कि इन्होंने बीजेपी की तरफ से अभी से मंथन शुरू हो गया है, लिस्ट आनी शुरू हो गई है, जबकि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, परंतु अपने उम्मीदवारों को ये पूरा समय देना चाहते हैं जिससे कि वो अपने फील्ड में जाएं, लोगों से बात करें, मिलें और एक बार दोबारा से सत्ता में वापसी कर सकें। चलिए, भावना बोहरा प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी की। भावना जी, क्या प्लानिंग चल रही है इस समय? क्योंकि कल देर रात जो नड्डा साहब के घर पर बैठक हुई है, जो बी टाइप की सीटें हैं उस पर चर्चाएं की जा रही है कि कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाए। भावना जी, इसमें एडिट करना चाहूंगी। मैं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा हूँ, प्रधान महामंत्री का रेजिग्नेशन आप प्लीज चेंज कर देंगे, प्रदेश मंत्री हूँ। और दूसरी बात रहा सवाल बीजेपी की जो लिस्ट की निश्चित ही, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की साइड से और समस्त जनता को यही बताना चाहूंगी कि जो 21 लोगों की जो लिस्ट आई थी, 21 प्रत्याशियों की, निश्चित ही उसका जो रुझान देखते बन रहा है हर क्षेत्र में 21 प्रत्याशियों के लिए जो उत्साह जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के बीच में दिख रहा है, तो निश्चित ही एक संदेश है सभी के लिए कि कमल निश्चित ही 2023 में फिर से खिलने वाला है। और दूसरा जो सवाल था आपका जो लिस्ट को लेकर के, जो आगामी जो लिस्ट है प्रत्याशियों की उसको लेकर के, तो उस पर अभी भी लगातार बैठकें हो रही हैं। जैसे ही नाम फाइनल होगी निश्चित रूप से वो हम सबके सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी काम हमेशा करती, तो निश्चित ही वो बहुत जल्दी वो भी नाम सामने आएंगे, बहुत जल्दी आने वाले समय में। चल, नितिन भंसाली भी हैं प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के। भावना बोहरा जी का नाम और डेजिग्नेशन एक बार अपडेट कर दीजिएगा, जो इन्होंने बताया कि प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के। नितिन भंसाली साहब, कांग्रेस की प्लानिंग क्या है सर? लग रहा है कि इस बार सन 2018 वाला करिश्मा कर पाएंगे क्या? 2018 से बेहतर करिश्मा होगा, क्योंकि 15 सालों के कुशासन के बाद प्रदेश की जनता ने जन आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। हम हमारे काम को लेकर आम जनता के बीच जाएं और उनका समर्थन मांगेंगे। हम आज की तारीख में 90 विधानसभा की छत्तीसगढ़ में 71 सीटों पे हैं। हम उन हारी हुई 19 सीटों पर फोकस कर रहे हैं। तो ये तय है कि हम जिस आंकड़े पर अभी हैं, हम उससे ज्यादा सीटें जीतने पर काम कर रहे हैं। हमारी लगातार चुनाव समितियों की बैठक हो रही है और आपको मैं बता दूं, सिफारिश और दबाव नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ क्षमता को आधार माना गया है। LIV का सर्वे,
सामाजिक सर्वे, राजनीतिक सर्वे, इन सारे सर्वे के बाद प्रत्याशियों का फीडबैक भी लिया जा रहा है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। बीजेपी के पास क्या है, नकल करने के पूरे अवसर है, पर नकल करने के लिए जो अकल की आवश्यकता होती है वो भाजपा के पास थोड़ी सी कम है। वो जिस फार्मूले पर कांग्रेस के कर्नाटक वाले फार्मूले पर नकल कर रही है, पर उसमें अकल की कमी साफ नजर आ रही है। और रहा सवाल इनकी परिवर्तन यात्रा का, तो ये परिवर्तन यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए इस प्रदेश में। जो जनता जिन सवालों का जवाब इनसे मांगना चाहती है वो जवाब इनको देने होंगे कि 15 सालों में इन्होंने जो लूट खसोट इस प्रदेश से बनाई, उसका आंसर पब्लिक को इनको देना होगा। चलिए सर, 15 सालों के देखिए कार्यकाल का जवाब तो जनता ने दे ही दिया बीजेपी को, अब आपके कार्यकाल का तो जवाब देगी सर जनता। अनिल पुसतकर स्टेट हेड है इस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, लाइव में बने हुए हैं। अनिल जी, 5 सालों में क्या आपको लग रहा है, क्या ग्राउंड से आप लगातार जुड़े रहते हैं, वहां की तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, भूपेश बघेल युवाओं के लोकप्रिय नेताओं में से एक है, लगातार जमीन से वो जुड़े रहे, लोगों के बीच पहुंचे हैं, लेकिन लग रहा है क्या कि कांग्रेस ने भरोसा और जीत लिया है कि जनता तैयार है एक बार फिर मौका देने के लिए? देखिए सागर, भूपेश बघेल ने जिस दिन सत्ता संभाली उस दिन से वो फील्ड में एक्टिव हो गए। उस दिन के बाद से वो लगातार अपनी योजनाएं, नई योजनाएं, लोक लुभावन योजनाएं लाते रहे और ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो कोई सभा नहीं करते थे या कहीं दौरा नहीं करते थे। वो आखिरी दिन, चुनाव के आखिरी साल या आखिरी समय में लास्ट आवर की फाइट करना नहीं चाहते थे, वो पहले दिन से तैयारी में लग गए थे। उनका शायद उन्होंने पहले ही अगले 5 साल का प्लान बनाकर काम करना शुरू किया था, जो आमतौर पर किसी भी सरकार में देखा नहीं जाता। हर सरकार ये सोचती है हम चुनावी साल में हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम घोषणाएं कर लेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। भूपेश बघेल ने ठीक उससे उल्टा किया था, पहले दिन से शुरू किया था। उसकी तुलना में बीजेपी शुरू के 4 साल तो जरूर एक्टिव नहीं रही, लेकिन वो आखिरी के साल में इस बार जरूर एक्टिव नजर आ रही है और यही फर्क है। इसलिए भूपेश बघेल को ऐसा लगता है कि वो, उनका दावा है कि हम वापस आ जाएंगे। अब बीजेपी जो है, जो 4 साल जो निष्क्रिय रही है, उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसका उन्होंने जो उसका कहना चाहिए, उसका नुकसान की भरपाई जो उन्होंने पहली लिस्ट घोषित करके कर ली है। 21 लोगों को एक महीना 2 महीना पहले अगर समय मिलता है, वो फील्ड में जाकर काम करते हैं, तो ये फर्क तो है। और जिस तरह से इस बार बीजेपी प्रत्याशी चयन पर गांव लगा रही है प्रत्याशियों पर, जैसे एक बड़ा चेहरा था ओपी चौधरी जो IAS थे, कलेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया था। रिजाइन करने के बाद भाजपा ज्वाइन की थी। उनको पिछली बार टिकट मिली थी, वो हार गए थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिली। तो ऐसे बड़े चेहरे भी काट रहे हैं और पुराने जो चेहरे हैं जो ऐसा लगता है जीत जाएंगे, तो उनको भी वो सोच रहे हैं। तो बीजेपी की तैयारियां तो ठीक है, लेकिन भूपेश बघेल ने पहले दिन से ही तैयारी कर ली थी, उसकी लीड तो उनको मिल रही है। जी ठीक है। अच्छा सुनील जी, आपने देखा होगा इन 5 सालों में रमन साहब का चेहरा तो बदला दिखाई दिया है सर जी। 5 बार उपचुनाव, 5 में बड़ी हार, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव को आप देखिए, लेकिन फिर भी बीजेपी के पास मानो ऐसा लग रहा है कि कोई विकल्प नहीं है। लोग उन्हीं को देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से यही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो। वजह क्या है सर इसके पीछे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर भूपेश बघेल जिस प्रकार से अनिल जी ने बताया कि पहले दिन से चुनावी मोड में ही काम कर रहे हैं, पहले दिन से वो एक सधे हुए कदमों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उसके उलट बीजेपी जो है पिछले 5 साल से निष्क्रिय और अभी जाकर सक्रिय हुई है। और यही कारण है कि कोई और दूसरा चेहरा, कोई और दूसरा लीडर सामने आ ही नहीं पाया, जिससे कि अगर वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते तो कोई ना कोई और दूसरा चेहरा सामने आ सकता था। और वही चीज़ है कि उसी कारण से लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक रमन सिंह का चेहरा नजर आ रहा है, जबकि अभी तक किसी का सीएम फेस अभी घोषित भी नहीं किया गया है। बिल्कुल। और जैसा कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी रहती है आजकल कई जगह पे कि अब वो सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करते हैं और उसके जीतने के बाद किसी को सीएम बनाते हैं। ये बात कई बार कई जगह सही हो जाती है, परंतु छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि इस राज्य की लीडरशिप किसे मिलने वाली है, कौन हमारे नीति नियंता बनने वाले हैं। चलिए, लेकिन क्या लग रहा है कि भावना जी 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जादुई आंकड़ा पाने के लिए तो सभी पार्टियां बेताब हैं। रमन साहब के घर पर लगातार देखिए भीड़ उमड़ रही है कि ये टिकट मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, क्योंकि टिकट बंटवारे के वक्त तो ऐसा होता है। क्या लग रहा है इस बार भी उनकी उतनी ही चलेगी जितनी हर बार चली है? क्योंकि आप पार्टी के अंदर है, क्या बीजेपी उतनी तवज्जो दे रही है जो 15 साल तक उन्हें देती आई है मैडम?
देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के तहत, संगठन के तहत और कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है और निश्चित ही यहाँ छोटे से स्तर से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक हर किसी को ये पार्टी में अधिकार है कि वो अपनी बातों को बिल्कुल जाके सामने रखे, चाहे वो दावेदारी की बात हो, चाहे पार्टी के लिए दरी उठाने की बात हो। कार्यकर्ता हर स्तर पे बिल्कुल तैयार रहता है। और रहा सवाल, जैसे भाई साहब ने कहा कि चेहरे पे बात की उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे को लेकर के, निश्चित ही हमारी पार्टी जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। और ये ऐसा नहीं होता है कि आप किसी एक के चेहरे पे या किसी किससे पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, और ये संगठन के हिसाब से तय होता है कि चेहरा कौन बनेगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे ये पार्टी डिपेंड है कि अगर कहीं से आदेश आता है कि भाई इस व्यक्ति को यहाँ पे बिठाना है तो ऊपर आदेश आ गया, नीचे उन लोगों को पालन करना है। बीजेपी इस रास्ते पे कभी नहीं चलती है। चलिए चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए चर्चा में। हम फिलहाल अब चलते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने बीजेपी से रिएक्शन लिया कि आखिर तैयारियां कैसी चल रही हैं सीट बंटवारे को लेकर, नितिन भंसाली कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष इस समय रख रहे हैं। नितिन साहब, देखिए तमाम नेताओं की भी एंट्री हो रही है, कई ऐसी पार्टियां हैं जो लग रहा है कि समीकरण थोड़ा बिगाड़ेंगे। 2022 का उपचुनाव आपको याद होगा, सर्व आदिवासी समाज का सर, जिन्होंने 23,000 वोट लेकर सभी को चौंका दिया था। तो लग नहीं रहा है कि नई नई पार्टियां भी थोड़ी दिक्कत दे सकती हैं, आपके रास्ते में रोड़ा बनेंगे? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं दे सकती। जैसा कि मैंने डिबेट में शुरू में ही कहा कि हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है। आप 2018 से 2023 के सारे चुनावों के नतीजों को देख ले, जितने भी उपचुनाव हुए, जो सीटें बीजेपी के पास थी वो भी, वहां पे भी हमारे प्रत्याशी जीते विधानसभा के चुनाव में, साथ ही नगरीय निकाय, नगर पंचायत और पंचायतों के हर चुनाव में प्रदेश की जनता ने बम्पर जन आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को दिया। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटेजी इनकी काम आएगी वहां पर। और स्मृति ईरानी और अमित शाह, मैंने सुना था जिनकी एक परिवर्तन यात्रा निकल रही है, उसकी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, हरी झंडी दिखाने। और ये जानकारी मिली कि वहां पे कार्यकर्ता, सर कई आदिवासी सीटें रही हैं जहां पर हार जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहा है सर। आप कह रहे हैं कि ये सब वोट अगर खिसक गए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई कि आपको लग रहा है कि हम तो आ ही जाएंगे। आदिवासी अंततः हमारे ही साथ आएंगे, हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और मैंने जैसा कि कहा कि 71 पर हम हैं, हम 71 के ऊपर पर काम कर रहे हैं, ये भी आप देखिएगा चुनाव नतीजों में सामने आए। चलिए अनिल जी, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि आदिवासी सीटों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, नई पार्टियां जो आ रही हैं वो कितना खेल बिगाड़ सकती हैं, और क्या लग रहा है कि नए नेताओं की जो एंट्री हो रही है, जो दल बदल इस समय हम देख पा रहे हैं, उससे कितना प्रभाव पड़ सकता है सर? देखिए, कांग्रेस जो कह रही है, नितिन भंसाली कह रहे हैं कि हम आदिवासी, इसमें कोई शक नहीं, आदिवासी वोट जो है कांग्रेस का परंपरागत वोट है। और जब अखंड मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो बस्तर के भरोसे में दिग्विजय सिंह की सरकार, जो छत्तीसगढ़ के भरोसे में दिग्विजय सिंह सरकार रिपीट हुई थी। लेकिन उसके बाद जब छत्तीसगढ़ बना, पहले ही चुनाव में आदिवासी वोट खिसक कर पूरा बीजेपी के पास आ गया, चाहे बस्तर संभाग हो चाहे सरगुजा संभाग हो। कांग्रेस को दोनों ही आदिवासी संभाग में 3 चुनाव में बहुत बुरी हार मिली और तीनों ही बार आदिवासी। देखिए, चलिए अनिल जी, भावना जी, नितिन जी, सुनील जी, चर्चा लगातार हर दिन हमारी ये जारी है छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर। हालांकि अभी 2-3 महीनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ किसका गढ़, वाकई में गढ़ होगा किसका, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन न्यूज इंडिया की खास पेशकश लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार।